अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड है हमारा 363। इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने जो कोर्स कोड है आपका 363 इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इसमें ना कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मुतालिया के बताए और इस्लामियात के बताए हैं, उसमें फिर भी कुछ स्पेसिफ़िक क्वेश्चन थे जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से आपसे वो शेयर कर दिए हैं। लेकिन उर्दू में ना कोई स्पेसिफ़िक चैप्टर नहीं है कि इस चैप्टर से आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एक पेपर स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो आपसे शेयर कर दूँगी, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। ठीक है, अब अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको कई ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें कुछ चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, और कहा हुआ है कि ये इस चैप्टर का ये खुलासा कर लो, इस चैप्टर का ये मरकज़ी ख़्याल कर लो और ये पेपर में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो फेक वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना तैयारी, आपने उसी तरीके से उर्दू की तैयारी करनी है। और ये वाला रूल आप बेशक 363 पे भी अप्लाई करो, और उसके बाद जब आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें उर्दू पार्ट 2 होगी, उसमें कोर्स कोड होगा आपका 364, वहाँ पे भी आपने सेम यही स्कीम फॉलो करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आईकॉम है वो यहीं से किया था, और मैंने जिस तरतीब से पढ़ा था वही तरतीब मैं अब आपसे शेयर करूँगी। और उसके अलावा जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, व्हाट्सएप पे क्लासेस देनी स्टार्ट की, आईकॉम के तकरीबन फ़ौरन बाद ही मैंने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं, जितनों को भी मैंने उर्दू की व्हाट्सएप पे तैयारी करवाई है, सबको इसी पैटर्न पे तैयारी करवाई है जो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ना बेसिकली अगर आप अपनी बुक उर्दू की खोलो ना, उसमें एक कंटेंट वाला पेज होगा सबसे पहले जिसमें चैप्टर्स लिखे होंगे। ठीक है, वो वाला चैप्टर वाला आप पेज खोलो, उसके ऊपर ना आपके 9 चैप्टर्स होंगे पूरी बुक के, लेकिन पेपर में ना आपके 8 क्वेश्चन मस्ट आ जाते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले ना पहले 5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें मज़ामीन का टॉपिक आ रहा है, ड्रामा का टॉपिक आ रहा है, नावल का टॉपिक आ रहा है, सफ़रनामा का टॉपिक आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पहले 5 चैप्टर्स बने हुए हैं, और उन 5 चैप्टर्स के अंदर फर्दर फिर डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा चैप्टर 6, फिर है चैप्टर 7 और फिर है चैप्टर 8, वो आपका हमद, नात और गज़ल इस टाइप के चैप्टर हैं। ठीक है, लास्ट अगर आप अपना चैप्टर देखो तो वो आपका ग्रामर का है। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ये बात तो पता ही होगी कि ग्रामर है, तो यानी कि उर्दू हमेशा 2 उर्दू होती हैं उर्दू के अंदर, उर्दू अलिफ और उर्दू बे। ठीक है, तो उर्दू बे में हमारा कौन सा पोर्शन होता है, ग्रामर वाला। तो यानी कि एक पोर्शन आपका ग्रामर का पेपर में मस्ट आता है, और वो आपका सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 9। अगर आप चैप्टर 9 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो ना, आपका अगर आप पास्ट पेपर देखो ना नेट पे, डिफरेंट बंदों ने ना यूट्यूबर्स ने ना शेयर किए हुए हैं, आपके ग्रामर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके ग्रामर से 1 क्वेश्चन मस्ट आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका 2 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर्स में आए हुए हैं। तो अगर आप 2 क्वेश्चन के पॉइंट आप लकी हो, आपने सिर्फ चैप्टर 9 प्रिपेयर किया है, आप लकी हो, तो आपके 40 मार्क्स का पेपर कहाँ से आ जाता है, चैप्टर 9 से। चलो आप लकी नहीं हो, कुछ हो, तब भी आपका 20 मार्क्स का तो पेपर बन जाता है ना चैप्टर 9 से। तो एक तो आपने चैप्टर 9 को प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अंदर सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन आता है, उसके बाद आपका आता है या तो मजमून वाला टॉपिक है और या वो आबिती वाला टॉपिक है, इस तरीके से आपका एक टॉपिक आ रहा है। ठीक है, एक आपने वो ग्रामर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और एक जो बिल्कुल लास्ट पे जो आपका टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। एक ना बिल्कुल लास्ट पे ना आपकी बुक के अंदर, शायद आपकी बुक क्या है या 364 के अंदर है, वो इस तरीके से स्केच बना होता है कि एक वर्ड लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट, फिर दूसरा लफ्ज़, फिर इस तरीके से जो मज़मून है उसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो उनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो 2-3 लिखे हुए हैं ना आपने बस वही याद करने हैं। और ग्रामर का जो पोर्शन इंक्लूड है आपका चैप्टर 9 में, वो सारा याद करना है। ग्रामर वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह कर सकते हो उसको याद करने के लिए कि अपने उस टॉपिक को देखो, नेट से देखो, उसके बारे में समझो और अपने नोट्स बना लो इजी वर्डिंग में, तो आपके ग्रामर का पोर्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपने चैप्टर 9 लाजमन याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, सब कुछ याद करना है। उसके अलावा आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर्स करने हैं। उसके अंदर जितने चैप्टर्स आते हैं सारे चैप्टर्स आपने याद करने हैं। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर 6,
7 और 8। अगर आपको शेर व शायरी में या ये जो शेर होते हैं इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये वाले करना चाहो तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर स्किप करके उसकी जगह 6, 7 और 8 कर लो, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे पता है क्या है कि आप शेर व शायरी वाले चक्कर में पढ़ो ही ना, क्योंकि शेर व शायरी की ना तकरीबन 3-4 पेजों की तशरीह लिखनी होती है उर्दू में, और उसमें बहुत ज़्यादा शेर आपको खुद ऐड करने होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में अगर सारी तशरीह कर रहे हो ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने टाइम पे 6, 7, 8 चैप्टर बिल्कुल नहीं किया था, और जो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं जितनों को मैंने उर्दू पार्ट 1 या पार्ट 2 पढ़ाई है उनको मैंने ये टॉपिक 6, 7, 8 चैप्टर बिल्कुल नहीं करवाए हुए, ठीक है। पहले 5 चैप्टर्स आपने करने हैं और चैप्टर 9 आपने पूरा करना है। पहली बात ये ख़त्म होगी। दूसरी बात, अब आपने ये चैप्टर तो डिसाइड कर लिए कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने, अब इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे। देखें कि आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपके पास ट्यूटर्स कोई नहीं है, ठीक है, और नेट पे लेक्चर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसके अंदर इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल हुई होती है कि कुछ ऐसा लफ्ज़ होता है उससे ना आपको समझ नहीं आती कि इस बात का मतलब क्या है। उर्दू है, उर्दू आसान है, बहुत हद तक हमें समझ आ जाती है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट में हम ऐसे स्टक हो जाते हैं कि हमें जो समझ आ रही होती है ना वो भी समझ नहीं आती। तो आपने ना इस फर्स्ट 5 चैप्टर्स की इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि पहले आपने सबक नंबर 1 लेना है, उसके अंदर आपने पूरा टारगेट सेट करना है। सबक नंबर 1 के अंदर जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो सारे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आपने पहले चैप्टर नंबर 1 का सबक नंबर 1 उसका आपने खुलासा और मरकज़ी ख़्याल याद करना है। फर्स्ट स्टेप में खुलासा याद करोगे, मरकज़ी ख़्याल याद करोगे, ठीक है। स्टेप 2 में जाके आपने उसके अल्फाज मायने याद करने हैं, ठीक है। स्टेप 3 में जाके आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। यही वाला सारा प्रोसीजर आपने 5 चैप्टर्स पे अप्लाई करना है। रीडिंग वाला जो पोर्शन है ना वो आपने स्टेप 3 पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप पहले रीडिंग करोगे ना तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। अगर आप पहले खुलासा याद कर लोगे ना, खुलासा याद करने से और मरकज़ी ख़्याल याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि खुलासे से आपको सारा उस चैप्टर का स्केच आपके माइंड में ऑलरेडी बन चुका होगा, ठीक है। आपको हर चीज़ पता चल चुकी होगी कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये कहानी हमें बताई जा रही है। और मरकज़ी ख़्याल याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सबक का थीम पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सबक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आपका माइंडसेट पहले से बन जाएगा, यानी कि आपका जो दिमाग है ना वही आपका टीचर बन जाएगा, ठीक है। फिर जब उसके बाद आप रीडिंग करोगे ना उस चैप्टर की तो फिर आप नोट करना कि आपको उस चैप्टर की रीडिंग करने से कितना फ़ायदा होगा कि आपको वो चैप्टर की रीडिंग खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी, ठीक है। वो पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा। इसी तरीके से आपने सबक चैप्टर नंबर 1 कवर करना है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब में पहले खुलासा याद किया, सेकंड पे मरकज़ी ख्याल किया, तीसरे पे वर्ड मीनिंग याद किए, चौथे पे आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग की। इस तरीके से आपने 5 चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। जब आपके पूरे 5 चैप्टर्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 9 आप वैसे याद कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब मैं इसका बेनिफिट आपको बता देती हूँ कि पेपर में आपके क्वेश्चन आते कैसे हैं। रीडिंग आप उसको ये नहीं सोच सकते कि रीडिंग करने से क्या फ़ायदा है, रीडिंग पे हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं। पेपर में एक क्वेश्चन आपका आता है जो नॉर्मली आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जिसको आपने हर हाल में अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन होता है सियाक़ो सबाक। वो आपका पास्ट पेपर में देखो कभी 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग है और ज़्यादातर 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आता है, और उसके ऊपर अक्सर लिख देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो आपने लाजमी हल करना है। उसमें आता है कि आपने सबक का नाम वो एक पैराग्राफ आपको दे देते हैं, वो पैराग्राफ आपका फ़िक्स नहीं है कि कहाँ से देंगे, पहले 5 चैप्टर्स के अंदर से ही होता है। पहले 5 चैप्टर्स का मतलब ये है कि एक चैप्टर के अंदर जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, किसी के अंदर 2 हैं, किसी के अंदर 3 हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। तो इनमें से किसी भी सबक में से वो एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कभी मिड से, कभी स्टार्ट से, कभी लास्ट से, कभी किसी भी पोर्शन से, लेकिन आता वो आपकी रीडिंग से ही है। वो एक पैराग्राफ ले लेते हैं और तीन पैराग्राफ आते हैं आपके पेपर में, 3 या 4, ठीक है। 3 या 4 पैराग्राफ आ जाते हैं। उसमें आपको कहते हैं कि आप ये पैराग्राफ पहचान के आप बताओ कि इसका इस सबक का क्या नाम है, यानी कि ये जो पैराग्राफ हमने लिया है ये किस सबक से लिया है, उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है। फिर उसे कहते हैं कि आप इसका सियाक़ो सबाक लिखो। तो उस टाइम रीडिंग वाला पोर्शन आपके काम आएगा कि अगर आपने चैप्टर्स की अच्छे तरीके से रीडिंग की हुई, आपको चैप्टर्स का अच्छे तरीके से नाम आता हुआ, आपको मुसन्निफ़ का अच्छे तरीके से नाम आता हुआ, तो उस टाइम पे आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर सकोगे जो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो क्वेश्चन आ जाएगा सियाक़ो सबाक का। आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करोगे।
सबसे पहले आप मुसन्निफ़ का नाम लिखोगे, नहीं सबसे पहले आप सबक का नाम लिखोगे, ठीक है। हवाले मतन की हेडिंग दोगे, हवाले मतन की हेडिंग देने के बाद आप सबक का नाम लिखोगे, सबक का नाम जो भी होगा वो लिखोगे। फिर सेकंड लाइन पे आप उसका मुसन्निफ़ का नाम लिखोगे। अगर उन्होंने सैको सबक में पूछा या नहीं पूछा, आपने सबक का नाम भी लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में ये बात मेंशन होती है कि सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखें, लेकिन सपोज़ करने के नहीं मेंशन, फिर भी आपने लिख के आना है, ठीक है। तो हवाले मतन वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने सियाक की हेडिंग देनी है। जस्ट आपने लिखना है सियाक। सियाक का मतलब होता है कि ये जो पैराग्राफ लिया गया है ना, इससे ऊपर किस टॉपिक पे बात हो रही थी। आपने अच्छी तरीके से रीडिंग की होगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो पॉइंट लिया गया है ना, ये तकरीबन दरमियान से लिया गया है और इससे ऊपर ये चीज़, इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। अब वो एग्जैक्ट वर्डिंग तो आपके माइंड में नहीं ना होगी, और ना ही एग्जैक्ट आपको याद होगा कि एग्जैक्टली ऊपर बात क्या हुई थी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसका थीम याद होगा कि ये दरमियान में ये बात हो रही थी, इससे पहले सबक में हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया था। उस चीज़ को आप 2 या 3 लाइनों में आप डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। तकरीबन आपकी 2 या 3 लाइनें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10-15 लाइनें सियाक पे लिख दो, 10-15 लाइनें सबक पे लिख दो, वो गलत कंसीडर होगा। आपने सिर्फ 2-3 लाइनों में अपना सियाक एक्सप्लेन करना है। फिर आपने सबक की हेडिंग देनी है। सबक का मतलब ये होता है कि आपको जो ये पैराग्राफ क्वेश्चन में गिवन है ना, ये जो बात हो रही है इससे नीचे क्या बात हुई थी, यानी कि इस बात के बाद क्या बात की गई थी सबक में, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रीडिंग करने से, बार बार रीडिंग करने से। तो आपने उसका थीम लिख देना है सबक की हेडिंग से, ठीक है। फिर आपका सियाक वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा सबक, और वो भी आपने 3 लाइनों में या 2 लाइनों में डिस्क्राइब करना है, 2 से 3 से ज़्यादा लाइनों पे नहीं जाना आपने। फिर आपने हेडिंग देनी है तशरीह की, और फिर आपने उसकी तशरीह करनी है कि इस पूरे के अंदर बात क्या होती है। वैसे तशरीह के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ गिवन होता है ना, इसी को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो कि आप तशरीह करना आपको नहीं आता, आप भूल गए हो, आपको नहीं सही करनी आ रही, तो आपने पता है क्या करना है, आपने खुलासा याद किया होगा ना उस चैप्टर का, आप उसी खुलासा को ना थोड़ा सा चेंज करके ना, थोड़ा सा उसको अपने लफ्ज़ों में ऐड कर, अपने लफ्ज़ों को उसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दो। यानी कि खुलासा की लेंथ अगर होती है ना 10 से 20 लाइनें, तो आप उसको पूरे 3 शीटों पर ले जाओ अपनी तशरीह को। लेकिन 3 शीटों पे, यानी कि आपकी ये बनेगी पेपर के अकॉर्डिंग, पहली शीट, फिर उसके बैक साइड वाली शीट, फिर नेक्स्ट शीट की फर्स्ट शीट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने सियाक व सबक वाला क्वेश्चन करना है, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 20 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे। 20 मार्क्स या 40 मार्क्स आपके चैप्टर 9 से आ जाएंगे। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है उसका खुलासा का। इन्हीं 5 चैप्टर में से एक चैप्टर आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मुसन्निफ़ का नाम लिखो और इसका खुलासा लिखो। उसके बाद आपका एक आता है नज़म का, कि आपने एक आता है आपका मरकज़ी ख़्याल का। अब ये जो मरकज़ी ख़्याल वाला है ना, कभी कभी पास्ट पेपर में क्या आता है कि आपके जो पहले 5 चैप्टर्स हैं ना, इसमें से भी एक टॉपिक पे, एक चैप्टर पे आपको कह देते हैं कि इस चैप्टर का मरकज़ी ख़्याल लिखो। और कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि जो 6 से 8 तक चैप्टर्स हैं ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन चैप्टर्स पे मरकज़ी ख़्याल लिखो, ठीक है। तो पहले 5 चैप्टर्स के अंदर से तो आपने ये 4 चीज़ें कंपलसरी करनी है ना, कि पहला क्या याद करना है, मरकज़ी ख़्याल, हर चैप्टर का खुलासा, हर चैप्टर का गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन, कोई ऐसे चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर 1-2 जिनका खुलासा नहीं गिवन बुक में, लेकिन पेपर में उनका खुलासा आता है। आई थिंक तालीम बालिगान एक चैप्टर है, और एक और इस तरह का कोई चैप्टर है जिसका खुलासा बुक में नहीं है। तो आपने ख़ुद से उनका खुलासा लिखना है। बेशक आप रीडिंग करो, अपनी वर्डिंग में लिख लो, ओके, लेकिन उसका खुलासा आपने याद करना है। आपने ये नहीं सोचना इस चैप्टर का तो बुक में ही खुलासा नहीं गिवन, तो इट्स मीन पेपर में भी नहीं आएगा। लेकिन आप पास्ट पेपर देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, शायद मैंने भी अपलोड किया हुआ है, उन चैप्टर्स का खुलासा आया हुआ है। उसके अलावा आपने रीडिंग करनी है, मरकज़ी ख्याल करना है। लेकिन चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 8 तक जो चैप्टर्स हैं ना, उन सब चैप्टर्स के हर चैप्टर का आप एटलीस्ट मरकज़ी ख्याल आज़मन याद करो, ठीक है, क्योंकि उन चैप्टर्स का मरकज़ी ख्याल पेपर में आता है 10 मार्क्स का अक्सर। अदरवाइज़ वो वाला जो मरकज़ी ख्याल वाला है ना क्वेश्चन, वो भी आपका पहले 5 चैप्टर से ही आ जाता है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है, 7 है, 8 है, इसमें से आपका एक शेर व शायरी का एक पूरा बन सा बन के आता है, और वो वो पहले 6 से आ जाता है, कभी 7 से, कभी 8 से, वो भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है, ठीक है।
यानी कि इन 3 चैप्टर्स को करने से आपको 30 मार्क्स तक फ़ायदा हो सकता है कि अगर इन 3 चैप्टर में से 10 नंबर का मरकज़ी ख़्याल आ जाए और उसके अलावा 20 नंबर का वो शेर व शायरी वाला टॉपिक आ जाए, वो आता है, कंपल्सरी आता है, 20 मार्क्स का होता है वो। अगर वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तब भी आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपका ग्रामर वाला भी पोर्शन हो गया। इस तरीके से आपका तकरीबन जो पेपर है ना वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप 20 मार्क्स का सैको सबाक का पोर्शन करो और 20 मार्क्स का आप ग्रामर वाला पोर्शन करो, 20 मार्क्स का आप खुलासा अटैम्प्ट करो, 20 मार्क्स का आप मरकज़ी ख्याल अटैम्प्ट करो, 20 मार्क्स के हाँ आंसर क्वेश्चन वाला भी आपका पोर्शन होता है उर्दू में। मैंने ये रिसेंटली देखा था पास्ट पेपर में, उसमें कभी एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और एक दो दफ़ा ये आया हुआ है कि अल्फाज आपके पास गिवन होते हैं और कहा जाता है कि इसके ऊपर एराब लगाएं, ठीक है, वो आप लिख सकते हो खुद से। आपने जब ये सारी चैप्टर की प्रिपरेशन की होगी ना, ये रीडिंग की होगी, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, तो आप उस टाइम इतने काबिल हो चुके होंगे कि आप उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ना इजीली आंसर दे दें, तो वो आपका 20 मार्क्स का हो जाता है, तो आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने जस्ट पहले 5 चैप्टर्स और चैप्टर 9 करना है और इसी स्कीम के अकॉर्डिंग करना है जिस स्कीम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो कोड है, आपका जो कोड है 386, ठीक है। क्योंकि एक बच्ची है वो बार बार मुझसे पूछ रही है तो मैं उसको ये बता देती हूँ कि 386 की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं स्पेशल वीडियो ही उसके लिए बना रही हूँ क्योंकि उसी की बार बार मैसेज आ रहे थे कि इस टॉपिक पे इस चैप्टर की बना दें, तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ बेसिकली। अच्छा, अब ना हमारे पास नेक्स्ट कोड है 386, ये भी सेमेस्टर 1 का कोड है, इंग्लिश पार्ट 1। अच्छा, इंग्लिश के ना सारे 386 के लेक्चर ना मेरी सिस्टर ने बना के मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए थे, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ये सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उर्दू के पेपर में आपके 4 सेमेस्टर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी और उसके अलावा ये इंग्लिश पार्ट 1, ठीक है। जो उर्दू का पेपर है इसमें भी आपके पास चॉइस होती है, आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के तकरीबन 20 मार्क्स होते हैं। मुताला का जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपने सिर्फ 5 करने होते हैं और इक्वल मार्क्स होते हैं। आपके पास बहुत अच्छी खासी चॉइस होती है क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक और सब्जेक्ट है, अभी हमने उर्दू कर लिया, बाक स्टडी कर लिया, इस्लामियात में भी आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं और उसमें भी आपके पास चॉइस होती है क्वेश्चन को छोड़ने की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये कर लो, जस्ट आपने 5 करने होते हैं, तो उसमें भी आपके पास अच्छी खासी चॉइस होती है। यानी कि ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके पास अच्छी खासी चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वाला ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती एक क्वेश्चन की भी। आपको पूरे के पूरे, अगर 8 क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं तो 8 ही करने होते हैं, 9 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो 9 ही करने होते हैं। ऊपर इतना बड़ा करके लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है 386 में। हाँ, तो फिर उसकी तैयारी अब आप कैसे करोगे? चैप्टर 1 से लेकर आपको चैप्टर 9 तक सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। इसका पेपर ना कॉन्सेप्चुअल आता है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ऐसा आता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पे कहा जाता है कि इस पे पैराग्राफ लिखो, आपको कोई कह दिया जाता है कि इस पे रेसिपी लिखो, आपको कुछ कहा जाता है कि इस पे सीक्वेंस है ये चीज़ लिखो। आपका जो टॉपिक होता है वो बुक के अकॉर्डिंग ही होता है लेकिन टॉपिक चेंज होता है। यानी कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में अपने लाइक्स और डिसलाइक को एक्सप्रेस करना बताया गया है, आपको ग्रीटिंग्स के बारे में बताया गया है, आपको अपना अप्रूवल शो करने के बारे में बताया गया है, डिसएग्री हो आप किसी से वो आप कैसे शो करोगे, आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस बताए गए हैं। बेसिकली आपकी इंग्लिश है फंक्शनल इंग्लिश में होता ही है कि आपको ये एक्सप्रेशंस इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर तो आता है कॉन्सेप्चुअल, इसमें एक भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। उर्दू में फिर भी एक पेपर स्कीम थी, मैंने आपसे शेयर कर दी, इसमें कोई पेपर स्कीम ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी तैयारी के लिए आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मैम अभी कह रही हैं कि इसका पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है तो फिर हम इसकी तैयारी बुक से नहीं करते हैं, जब पेपर आएगा तो खुद से कर लेंगे। नहीं, आप इसकी तैयारी बुक से करोगे, आप सारे टॉपिक पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि इसमें ये एक्सप्रेशन है हर टॉपिक के अंदर, इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर जब उससे रिलेटेड आपका टॉपिक आएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकोगे, ठीक है। तो बुक को चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको ये भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि ये टॉपिक्स तो मेरे पेपर में यही आएंगे, जो मेन टॉपिक है ना चैप्टर का उससे रिलेटेड ही मेरा पेपर आएगा, लेकिन वो मेरा पेपर किसी
अनसीन टॉपिक पे होगा, ठीक है। तो मुझे खुद उसको हैंडल करना है। इसके लिए आपको ना टेंसेस भी सीखने चाहिए कोर्स 386 का पेपर क्लियर करने के लिए, स्पेशली उन बच्चों को जो खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी कि होते हैं कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, यानी कि उनकी बिल्कुल सेल्फ राइटिंग नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि वो साथ साथ टेंसेस भी प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो। वो अपने पास से अगर कुछ लिखना चाहें, बेशक उन्हें एक्सप्रेशन आते हों, लेकिन सेंटेंस उन्हें अपने पास से बनाने पड़ेंगे ना, अपने लाइक से डिसलाइक को एक्सप्रेस करने के। कोई भी जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उन्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं होती। उसके अलावा आपने 12 टेंसेस लाजमन प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपने सारी बुक के हर टॉपिक के एक्सप्रेशन को, हर टॉपिक के तकरीबन आपको 10 या 5 एटलीस्ट एक्सप्रेशन फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं सब के आपने एक्सप्रेशंस याद करने हैं। और इसका पेपर आपने ना पेपर में कभी भी कुछ खाली छोड़ के नहीं आना। कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पेपर में ना कुछ नहीं आता होता, या कुछ ऐसा होता है कि हमें नहीं आता होता। आपने सारे 5 क्वेश्चन हर पेपर में करके आने, चाहे आपको आते हैं चाहे आपको नहीं आते। अब आप सोचोगे कि अगर नहीं आता तो हम कैसे वो सॉल्व करेंगे। आपने ना अपने आप पे भरोसा करना है, ठीक है। आपने उसके अंदर ना हेडिंग वही क्वेश्चन की दे के ना आपने खुद से बेशक क्वेश्चन लिख के आ जाना है, लेकिन आपका वो क्वेश्चन फिल होना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन लिख दो, उससे ना आपकी लक चल सकती है कि एग्जामिनर में भी फर्स्ट पे आपने वही वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, और वो मैंने भी मुताला के पेपर में शायद पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका बताया, उसी के अकॉर्डिंग ना आपने वो वाला क्वेश्चन कर देना है। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर देनी है कि शायद आपकी लक चल जाए, एग्जामिनर इतने ध्यान से ना पढ़े और वो आपको उसके मार्क्स दे दे। इसका चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप छोड़ के आ जाओगे ना क्वेश्चन, फिर तो ऑब्वियसली वो अंधा तो नहीं है ना, उसे अगर एक पेज खाली है तो उसे साफ पता चल रहा है कि इसने कुछ नहीं लिखा, उसने तो आपको ज़ीरो ही देना। मे भी आपने लिखा इतना अच्छा हो कि उसे लगे कि इसने ओके इतने अच्छा लिखा होगा, उसने वो आपको मार्क्स दे दे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं, वो आपका एक एक लफ्ज़ पढ़ के नहीं चेक करते, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि किस तरह के बच्चे ने कैसा पेपर लिखा है, मतलब इसको आता है कि नहीं आता। लेकिन फिर भी एक आपकी किस्मत का भी कोई रोल होता है, ठीक है, पेपर्स में। तो आपने इसी तरीके से करना है, और यही आपके बेसिकली इस सेमेस्टर के 4 कोर्स थे, और चारों कोर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है।